आप किसी का कोई ब्लडी कोई चीज़ देख लेते हैं, तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से रात तक यही देख रहा है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन किए हुए ग्रुप्स में की बातों में मत आइए, आप इन पे इनकी चीज़ की लालच में नहीं पड़ना है। कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इस बात से क्योंकि गेमिंग में पैसा बहुत लगा दिया था उसने। एक आम लड़की जो सड़क पे चल रही है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो डरती है पुलिस के पास जाने से। रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ एक ऐसे प्रोग्राम का जो जुड़ा है आप ही से, आप ही की सुरक्षा से। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जो हम खास तौर पर से लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर आपकी सुरक्षा के मद्देनजर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भी ऑफ कोर्स आप ही की सुरक्षा से जुड़ा है। बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, और साथ ही हम बात करेंगे करियर के बारे में भी। करियर के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि करियर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और करियर ऐसी फील्ड में बनाया जाए जो आम जनता की सुरक्षा के लिए हो, तो फिर कहने ही क्या। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, मिस हिमाद्री कौशिक, IPS बैच 2019 और फरीदाबाद की DCP हेडक्वार्टर्स। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे बहुत ही इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक विद एवरीवन। थैंक यू। सो हिमाद्री जी से बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं आपकी सुरक्षा को लेकर। अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो आम जनता की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम इसलिए क्योंकि मैम डायरेक्टली उसको भी देख रही हैं, और साइबर क्राइम के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा की भी बात करेंगे। हिमाद्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आम जनता को ये तो पता है कि DCP क्राइम या DCP साइबर क्राइम कौन होते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो एक मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप हमें ओवरव्यू दें कि आप अपने विभाग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हैं। जी, जैसे कि आप जानते होंगे, लोग भी जानते होंगे, फरीदाबाद में 3 ज़ोन्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव DCPs हैं जी। उसके अलावा क्राइम टीम्स हैं जहाँ DCP क्राइम है। DCP हेडक्वार्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें सब देखते हैं, जैसे हमारे व्हीकल मैनेजमेंट, हमारे पुलिस स्टेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट, पोस्टिंग्स जोन विद इन इंटर जोन पोस्टिंग्स क्या हैं, उसके अलावा कंप्लेंट मैनेजमेंट, हमारी सिक्योरिटी ब्रांच होती है विच डज ऑल द पासपोर्ट वेरिफिकेशन. So I work in this, my office is in the same place as the Commissioner of Police, and I work directly under him and take care of all these things. Apart from that, मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, आर्थिक अपराध शाखा और तीनों जोन्स के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस को भी देखती हूँ जी। तो आई एम श्योर मैं काफ़ी चीज़ें मिस आउट कर रही हूँ, बट ब्रॉडली दिस इज़ द वर्क। एक ओवरऑल व्यू में हमें पता चल गया कि आप क्या क्या करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है। आप पुलिस में भी हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही हैं, तो एक तरफ तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको प्यार से भी बात करनी पड़ती है, ये भी एक चैलेंज होता है। एब्सोल्युटली। जैसे एक तरह से वैसे तो पुलिस के सभी पोस्ट्स एक तरह से सब बहुत बड़ी HR एक्सरसाइज है जी, बिकॉज वी आर मैनेजिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट्स जी। एंड वो भी ऐसा डिपार्टमेंट इन विच डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट थिंग। सो यू नो इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। ह्यूमन बींग्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, स्पेशली एक यूनिफॉर्म्ड सर्विस में। जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हम पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं, पर बहुत मुश्किल होती है पुलिस की जॉब। आसान नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे आपको कार्यरत रहना ही पड़ता है, आप अपनी ड्यूटी पर ही हैं। आप छुट्टी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम सुरक्षा संवाद में जब भी किसी पुलिस अधिकारी से बात करते हैं तो उनको अपना फ़ोन आधे घंटे के लिए जब साइड पे रखना होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद नॉन स्टॉप उनके फ़ोन पर जितने फ़ोन्स आते हैं, कॉल बैक करते हैं, फिर कॉल वेटिंग आती है, वो एक आपका जो दायरा है वो इतना बड़ा होता है, अपराधों से जुड़ा हुआ होता है कि आप 15 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते हैं। एब्सोल्युटली, जिस कारण जैसे हम काफ़ी ट्राई करते हैं, रिसेंटली भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपनी फोर्स के लिए। देखिए, फोर्स मैं आपको ऐसे एक उदाहरण दूं तो आप जब कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं रोड पे, एक एक्सीडेंट देख लेते हैं या कुछ भी, मैं तो कहती हूँ अगर आप एक जानवर का भी एक्सीडेंट देख लेते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, आप घर जाते हैं, आपका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। आप किसी का कोई ब्लडी कोई चीज़ देख लेते हैं तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से रात तक यही देख रहा है, बिल्कुल, नॉट टू साउंड मोरोस, पर जैसे इतने वही लोग हैं जो सारे डेड बॉडी डिस्पोज कर रहे हैं, हर सीन ऑफ क्राइम पे जा रहे हैं। सो वी डोंट वैल्यू दिस इनफ दैट उनकी मेंटल हेल्थ भी इसी चीज़ से शेप हो रही है। उनको नेगेटिविटी के बीच में रह के भी खुद को पॉजिटिव रखना है।
तो हम कई इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं सबके काउंसलिंग कराने के। सबको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा है पीछे मेडिटेशन और योगा पे, बिकॉज डिस्प्रपोर्शनेट डिजीजेज हैं। अभी रिसेंटली हमने आई हेल्थ कैंप लगाया था, फिर से हम हार्ट हेल्थ कैंप लगाएंगे। तो पुलिस फोर्स में आप देखेंगे थोड़ा ये डिस्प्रपोर्शनल रहती हैं ये वाली इश्यूज। सो आई अंडरस्टैंड वो पब्लिक के लिए हैं, बट उनके लिए भी होना कोई चाहिए टू टेक जी केयर ऑफ देयर बिल्कुल वेलफेयर। बिल्कुल, और वो आप बखूबी कर रही हैं मुझे लगता है। मैम, अब जानना चाहेंगे फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद में अपराध का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शहर में जो गुंडागर्दी है वो ज़्यादा हो गई है। ख़ास तौर पर से अगर मैं ये वेब सीरीज़ या क्राइम सीरीज़ जो चल गई हैं उनके बाद बहुत सारे युवाओं का जो बातचीत करने का तरीका है वो बदल गया है। लोग इंटरनेट से इतना कुछ सीख रहे हैं कि वो अपने तक नहीं रख पा रहे, वो चीज़ें दूसरों पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। गुस्सा बढ़ गया है, एजिटेशन बढ़ गया है। और ये अक्सर हम अपने शोज़ में जागरूक भी लोगों को करते हैं कि आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होइए। अगर आपको इन्फ्लुएंस होना ही है तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर से होइए। तो आपको क्या लगता है, ये क्राइम बढ़ने की सबसे ज़्यादा वजह क्या इंटरनेट है या फिर वैसे ही लोगों का तनाव में रहना है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो क्राइम बढ़ना, तो एक और चीज़ है कि पुलिस की थोड़ी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, इन द सेंस कि अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपका केस वहाँ पे रजिस्टर होगा। वहाँ पे कोई ग्रीवेंस है तो आपको उसको एस्केलेट करेंगे एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी, हर लेवल पे। तो अब हमारा एक्सेस टू ऑल ऑफिसेज लोगों का है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास फ़ोन पे कंप्लेंट्स आती हैं। तो जो एक पहले होता था कि लोग थाने जाने से डरते थे, इकट्ठे होके 10 लोग साथ में जाते थे, अब ऐसा नहीं है। लार्जली हम भी देखते हैं थानों में काफ़ी लोग आते हैं, अपनी इश्यूज रिपोर्ट करते हैं। तो ये जनरली काफ़ी लोग कहते हैं, बट आप देखेंगे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लेंट्स हम कितनी क्राइम रजिस्टर करते हैं, तो आप देखेंगे स्टेटिस्टिकली रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। और स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो पिछले 3 साल में फरीदाबाद का क्राइम नहीं बढ़ा है, कम हुआ है सक्सेसिवली। तो एक टू डाइग्रेस अ लिटिल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोबेल लॉरेट हैं इन इकोनॉमिक्स, डैनियल कानमैन। सो ही टॉक्स अबाउट परसेप्शन बायस। तो प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया चैनल्स इतने बढ़ गए हैं और एवेन्यूज ऑफ रिपोर्टिंग इतने हो गए हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे फेसबुक हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, जो सेम न्यूज़ को 5 बार दिखाएंगे तो आप 5 बार वही देखेंगे। तो शायद हमारा आइडिया एंड परसेप्शन, जो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहले शायद रेडियो से आती थी, और वो भी मतलब एक ही जगह से आती थी, और या न्यूज़पेपर्स से आती थी, लिमिटेड होता था। अब नाउ वी आर bombarded with so much information about excessive crime that there is a perception, but of course I'd agree कि इन्फ्लुएंस तो है ही। इतने सारे टीवी सीरीज हैं जिसमें क्राइम इज मतलब क्राइम को हम बहुत ही ग्लैमरस बना रहे हैं, तो वो तो काफ़ी यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ में। बट उसमें भी देर आर अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। वी हैव बीन लॉजिंग FIRs अगेंस्ट म्यूजिक, अगेंस्ट म्यूजिशियंस जो मतलब इस तरह की चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ऐसे म्यूजिशियंस को परफॉर्म करने की जब परमिशन मिलती है उसमें भी हम उनको लिमिटेड परमिशन देते हैं कि आप इस कंटेंट के ऊपर नहीं गाएंगे। और जो लोग ये क्रिमिनल पोस्ट्स करते हैं उनके लिए ये है कि देखिए, जैसे अनोनिमिटी उन्हें लगता है इंटरनेट पे है, बट आयरॉनिक ये बात है कि आप कुछ बोल दोगे रोड पे तो शायद नाम ना आए सामने, पर अगर आप इंटरनेट पे कुछ बोलते हैं तो वी कैन ऑलवेज ट्रेस इट बैक, इररिस्पेक्टिव ऑफ VPN यूज्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टॉर यूज्ड, हमें हमेशा पता कर सकते हैं कि ये कौन कर रहा है। और इस मैटर पे भी हम काफ़ी एक्शन ले रहे हैं। सो आई होप आई एम आंसरिंग द व्हाट यू आस्क्ड। बिल्कुल। मैम, थोड़ा सा साइबर क्राइम की तरफ चलते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जब आप एक समय था 2022 का आंकड़ा मैं जो इंटरनेट पर देख रही थी, 10 लाख के आसपास रिपोर्ट्स आती थी। 2025 में ये आंकड़ा 22.5 लाख के आसपास हो गया। इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। सरकार अलग अलग कैंपेन्स चला रही है, पुलिस अपनी तरफ से अलग अलग तरीकों से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है। कॉलेजेस में जा रहे हैं, RWAs के साथ मिलकर हम रेडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचने की कि साइबर क्राइम से बच के रहना है, और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप सुबह अगर अखबार खोलते हैं 7 साढ़े 7 बजे, तो आपको हर दूसरे पेज पर या पहले पेज पर कई बार ऐसी खबरें दिखाई देती हैं कि इस
परिवार से 85 लाख लूट लिए, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो डिजिटल अरेस्ट से डर कर दे दी। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये डिजिटल अरेस्ट जब है ही नहीं कोई चीज़, सो इतनी अवेयरनेस के बाद भी क्यों लोग फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं? क्योंकि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कि इनसे नहीं डरना है। जी। देखिए अभी भी ये इंस्टेंसेस आ रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के स्पेसिफिकली। तो जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं दे आर यूजिंग सम बैकग्राउंड इंटेलिजेंस। मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं लोगों का, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर एक एज के से ज़्यादा लोग थोड़े मतलब सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, क्योंकि शायद हम भी उतना ही प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन का। हम भी हर बार न्यूज़पेपर में देते हैं, इतनी सारे साइबर राहगिरी हो रहे हैं जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से ये मैसेज जा सकता है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिर भी कुछ लोग अभी भी डर जाते हैं। देखिए मतलब वो आपके डर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर दैट फियर कि हाँ लोग डरेंगे हम जब बोलेंगे कि आपका ये सामान पकड़ा गया। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि उन्हें कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है कि मेरा ये कोरियर आ रहा है, बट एक्चुअली आप देखेंगे घर में ऑलमोस्ट आजकल इतना ज़्यादा ई कॉमर्स है कि रोज एक ना एक डिलीवरी तो आ ही रही है, एक की या किसी और की। जितने ज़्यादा सदस्य हैं समटाइम्स 2 a day, तो आपको हमेशा लगता है कि एक तो मेरा पैकेज रास्ते में है ही, तो शायद उसी की बात हो रही हो। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं इसको सही पता है क्योंकि सही में मेरा एक पैकेज आ रहा है, आजकल तो घर में रोज एक ना एक पैकेज आ रहा है, तो अगर वो कह भी रहे हैं कि आपका कुछ आ रहा सामान पकड़ा गया, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जैसे आपने बताया डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और ये लोगों को डरा के उनके पैसे लेने का एक तरीका है। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट मैं ये भी कहूँगी कि जैसे डिजिटल अरेस्ट आपके डर के ऊपर प्रे करता है, इट प्रेज ऑन योर फियर। इसी तरह से एक दूसरा भी स्कैम है काफ़ी प्रोमिनेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने के नाम पे या हाई रिटर्न्स के नाम पे लोग टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 17-18% का रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है मंथली जी। तो और लोग पैसे देते रहते हैं, और इसमें पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखिए वो व्यक्ति 7-8 महीने से पैसे दे रहा है और 7-8 महीने बाद जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं तो उनको पता लगता है ये स्कैम है। तो वो फ्रॉड 7-8 महीने पहले शुरू हो गया, वो पैसे 7-8 महीने जाने पहले शुरू हो गए। तो हम भी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 7-8 महीने में तो ये पैसे बिल्कुल गायब हो जाते हैं, कहीं जगह चले जाते हैं, कहीं जगह। एग्जैक्टली। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें कई बार पूछना चाहिए खुद से कि क्या ये चीज़ टू गुड टू बी ट्रू है? क्या पॉसिबल है आज आप कोई लीगल तरीके से किसी को 17-18% प्रॉमिस करो? और मतलब ये किस तरह से बड़े इंटेलिजेंटली आपको बताएंगे कि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से डील कर रहे हैं, तो हमारा ब्रोकरेज नहीं है कि ये नहीं है, मतलब इस टाइप का आपको कुछ बताएंगे। तो ये जैसे जनरली लोगों को जानकारी होगी कि आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें स्टॉक्स हैं, तो वो आपके पैन कार्ड से ही लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। ये चीज़ आप ऑनलाइन जाके ऑफिशियल साइट से, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं तो कैम्स ऑनलाइन से या कहीं से भी चेक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जाके देख के। कोई और अगर अपने आईडी से ले रहा है तो वो पैसा हो सकता है आपको ना मिले। ये टेलीग्राम पे ज्वाइन किए हुए ग्रुप्स में की बातों में मत आइए। आप इनकी चीज़ की लालच में नहीं पड़ना है कि मुझे कोई इतना रिटर्न दे रहा है या स्टॉक मार्केट में निवेश करने को कह रहा है। अगर आपको करना ही है इन्वेस्टमेंट तो प्लीज़ आप अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए जी, या जो भी रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं उनको कांटेक्ट कीजिए। तो ये भी एक अलग तरीके का साइबर फ्रॉड है जिसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है 2 चीज़ें बहुत बड़ा फ्रॉड का एक कारण बनती है। एक लालच, आप ग्रीडी हो जाते हैं कि आज मेरा 50 लाख 80 लाख बन के हमें 1 साल में मिल जाएगा। दूसरा डर, आपको ये फंसा देते हैं कि आपका पैसा जो है वो टेररिज्म में कहीं इन्वॉल्व हो गया है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हो गया है, तो वो डर जाते हैं और बुजुर्ग खास तौर पर से डर जाते हैं। और इनफैक्ट हमने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहां पर उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, अपनी एफडीज तक तोड़वा के पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। इनफैक्ट बैंक्स को भी आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपके पास कोई बुजुर्ग इस तरीके से आ रहा है, और लखनऊ में एक हाल ही में केस भी हुआ था जहाँ पर
कोई बुजुर्ग गई थी लेडी जो डिजिटली अरेस्ट थी 3 दिन से, वो गई थी अपनी एफडीज तोड़वाने, तो एम्प्लॉयज़ ने उनको बात करने में कहीं ना कहीं उनको शक हुआ और उन्होंने उनको काउंसिल किया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो डिजिटल अरेस्ट का केस जो था वो पकड़ा गया। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस, लोगों तक जानकारी पहुंचाना। इसी रिलेशन में एक एक्चुअली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा पुलिस का। जी। हमने एक HDFC बैंक के साथ फिलहाल DGP हरियाणा ने एक डुअल OTP सिस्टम शुरू किया है, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि दूसरा OTP किस ट्रस्टेड इंसान के साथ जाएगा, स्पेशली जैसे सीनियर सिटीजन है, वो अगर अपने बच्चों का या अपने स्पाउस का नंबर दे दें तो एक डबल चेक हो जाता है। तो कंसिडरिंग ये वल्नरेबल कुछ सेक्शंस, डुअल OTP बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमें। इसी की तरह अभेद्य जैसे ऐप है, उसमें भी यही प्रोविजन है कि हमें जो ऐसे सस्पिशियस कॉल्स आ रहे हैं वो पता लग जाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की M कवच। बिल्कुल। M कवच मेरे पास भी, मेरे भी फ़ोन में है। ये जैसे हम ट्रू कॉलर ऑपरेट करते हैं, है उसी तरह की, पर एक ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो भी ब्लैकलिस्टेड नंबर M कवच पे हैं वो हमें बता देंगे। वो हमें जैसे नॉर्मल कॉल लगता है, फ्रॉड नंबर है, VoIP कॉल उसमें बता देगा। तो अभेद्य M कवच ये काफ़ी वो है। और जैसे जैसे ये लोग अपना मोडस ऑपरेंडी एडवांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन में। एंड आई एम श्योर वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस दैट कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम फॉर पीपल। बिल्कुल, क्योंकि इतने साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि लोगों को फिजिकल डकैती से कम डर लगता है और साइबर से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अब हर कोई एक छोटे से फ़ोन में पूरी दुनिया है उसके, जिसमें उसके सारे बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें उसके ईमेल में पासवर्ड्स हैं, और डेटा कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, कैसे हैक हो रहा है, कोई नहीं जानता है। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी बच्चों को, यंगस्टर्स को लेकर एक बहुत बड़ा चीज़ जो है, गेमिंग की दुनिया से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं और गेमिंग में बहुत पैसा गवा भी रहे हैं और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी बहुत पैसा वो लगा देते हैं, और उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो हाल ही का केस है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इस बात से क्योंकि गेमिंग में पैसा बहुत लगा दिया था उसने, और बाद में जब उसके घर वालों को पता चलता तो उससे वो डर गया था। और ये कुछ केसेस हैं जो दिल्ली NCR के हैं, ज़्यादा दूर के नहीं हैं। कोई एक केस आता है जहाँ पर कोरियन कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे के, तीनों जो बहनें थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो ये यंगस्टर्स को हम इंटरनेट की दुनिया से अलग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बचा के भी रखना है। सो कैसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे या उन बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मतलब एक तो इस बारे में एज अ पुलिस ऑफिसर एडवाइस है, तो एज अ पुलिस ऑफिशियल आज से कि आपको कुछ पेरेंटल कंट्रोल एप्स यूज़ करनी चाहिए टिल अ सर्टेन एज एटलीस्ट, कि आपको पता रहे कि फ़ोन पे क्या है। मतलब अभी काफ़ी पॉपुलर पेरेंटल कंट्रोल एप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप कुछ IPs भी ब्लॉक कर सकते हैं अपने घर के इंटरनेट से, कि ये खुलेगा ही नहीं ये गेम। तो पेरेंट्स को तो कुछ ऐसे ऐप्स रखना अपने पास, एक आपको वॉच रखने की तो ज़रूरत है टिल अ सर्टेन लेवल, बिकॉज देखिए बच्चों का यही है कि जैसे पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, पर जब कुछ हो जाएगा तो फिर उसके बाद समझ में आएगा। और बच्चों के लिए भी, अगर ये कुछ बच्चे सुन रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए एज नॉट अ पुलिस पर्सन, एज इन जनरल सेंस ये एडवाइस है कि आपको थोड़ा अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होगा, ताकि वो आपसे इतना ना डरें कि कुछ हो जाए तो आपको बताएं ना। आपको उनको काउंसल करके, बस डराना नहीं है कि ये मत करो, क्योंकि देखिए काफ़ी चांसेस हैं कि डराने से नहीं ये सिचुएशन सॉर्ट हो जाते हैं, वो शेयर करना बंद कर। तो आपको उनको ये भी कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है कि बाय चांस कभी भी कुछ हो जाता है तो मुझे बताओ। हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि वो बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें। सो बिकॉज वी आर इन द 21st सेंचुरी, एंड काफ़ी पेरेंट्स ये समझते भी हैं, मुझे लगता है आज के दिन, कि आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ ऐसा होना पड़ेगा कि आपको वो कुछ इशू हो तो बताएं। एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ मे बी टीनेजर्स और यूथ वुड बी लिसनिंग, होपफुली आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि देखो, आपको अभी शायद नहीं समझ आए, और हम जो बात कर रहे हैं आपको लगेगा कि ये न्यूज़पेपर में किसी के साथ हो रहा है या पता नहीं कहाँ हो रहा है दुनिया में, ये आपके साथ हो रहा है, आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है। और मतलब ये ना हम कई बार इमेजिन नहीं कर सकते, जो हम पढ़ते हैं दैट वी कुड बी देम, बट वी कुड एब्सोल्युटली बी देम। अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, मतलब कैजुअल कमेंट्स कई बार किसी की पिक्चर पे,
कभी अपने प्राइवेट डेटा किसी से शेयर कर दिया, फिर वो Absolutely. वायरल हो जाना, किसी का ब्लैकमेल करना। मतलब आप विक्टिम तो हो ही सकते हैं, पर अगर आप ये किसी के साथ करते हैं, जो एक कैजुअल बुलिंग आप जिसको समझ रहे हैं, पहले जो बुलिंग होती थी फिजिकल होती थी स्कूल्स में, उसमें फिर भी टीचर डांट देते थे एक बार को। अब जो साइबर बुलिंग है या साइबर क्राइम है, सेक्सुअल साइबर क्राइम है, उसमें आप एक ट्रेल छोड़ रहे हैं, अ ट्रेल दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। तो वो कंप्लेंट होगी तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। जी तो यू हैव टू ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस इज, हम जो कर रहे हैं इरिवर्सिबल है, वो क्लिक इरिवर्सिबल है। एक चीज आपने इंटरनेट पे डाल दी तो आप उसे डिलीट कर दो, पर वो फॉर एवर इंटरनेट पे हो बिल्कुल जाती है। एब्सोल्युटली सो वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम बोथ एंड्स। हमें विक्टिम भी नहीं बनना है और मतलब अनकॉन्शियसली विदाउट इंटेंशन हमें कल्प्रिट भी नहीं बन जाना है। जी 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 तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया उनमें एक बड़ा देश है जिसने बैन किया है। क्या आपको लगता है कि ये एक सोल्यूशन है कि कुछ हद तक बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, मतलब देर आर बोथ साइड्स टू इट, बट मुझे लगता है व्हेन वी बैन समथिंग तो हम थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन भी कई बार बढ़ा देते हैं। हाँ तो मतलब वो, देखिए हमारे यहाँ अब फोन्स कितने रीजनेबली प्राइस्ड हैं, तो वो बच्चे एक फ़ोन खरीद के, एक सिम कहीं से अरेंज करके स्कूल ले जाएं, एक दूसरे को दिखाएं और उसको हम मतलब डीमोनाइज करें। तो ये तो आई थिंक एक पॉलिसी लेवल पे हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम बैन करके ये समझना पड़ेगा कि एक्सेस बंद कर सकते हैं। दूसरा ये भी पॉइंट है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतने रिमोट एरियाज हैं, आज एजुकेशन गांव-गांव तक पहुंच रही है, लोगों के पास एक्सेस टू रीडिंग मटेरियल है, और जो चीज़ आप यहाँ फरीदाबाद में पढ़ रहे हैं, इंडिया के सबसे रिमोट एरिया में भी बच्चे के पास वो है। दे कैन कम्पीट, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज, पहाड़ पे बैठे बच्चे भी अब पहाड़ों पे, आइलैंड्स पे compete कर सकते हैं। You must be बिल्कुल seeing there is secularization of education and everybody is here. तो क्या वो एक्सेस बंद करना हमारे लिए ठीक है? क्योंकि इंटरनेट अगर आप लोगों के लिए बंद करेंगे तो उनके लिए भी करेंगे फॉर चिल्ड्रन। सो वी हैव टू असेस द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंटरनेट रहे भी तो उसे रेगुलेट करना ज़रूर एक पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड आइडियल तो वो वर्ल्ड होगा जहां हम बच्चों को समझा पाए बिल्कुल कि आपको ये कैसे यूज करना है। चैलेंज है पर कोशिश उसकी पहले करनी चाहिए। अब साइबर से हटकर थोड़ा सा चलते हैं एक आम इंसान की तरफ। लोगों को पुलिस से डर क्यों लगता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत रिपोर्ट्स रजिस्टर हो रही हैं, बहुत सारे जो क्राइम हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे। पहले लोग 10-10 इकट्ठे होकर तब पुलिस स्टेशन जाते थे, जो हमने अक्सर देखा भी है, पहले ऐसा ही होता था। आज लोग ऑनलाइन फटाफट से रिपोर्ट रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आम इंसान या फिर एक आम लड़की जो सड़क पे चल रही है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो डरती है पुलिस के पास जाने से कि कहीं उसी पे कोई डाउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसी को ही तो फंसा नहीं लिया जाएगा, या उसके घर वाले कहेंगे कि तुम पुलिस को क्यों इन्फॉर्म कर रही हो। सो ऐसे में पुलिस से लोग ना डरें और एक साथ देकर अपराध को रोकने में मदद करें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे नंबर्स या कोई ऐप जिसके थ्रू बिना पहचान के भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें? देखिए, इसमें दो साइड्स हैं। एक साइड तो पहली तो ये है कि डेफिनेटली आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 पे आप जब कॉल करेंगे और अपना इशू बताएंगे, वहाँ कोई आएगा, एक्शन लेगा, और मतलब एनीबडी कैन कॉल एंड वी गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम women एंड वेरी विद अ लॉट ऑफ प्राइड आई कैन से कि फरीदाबाद में एवरेज टाइम इज लेस देन 7 minutes फॉर एन ERV टू रीच टू अ कंप्लेनेंट। ओके तो वी आर रीचिंग द प्लेस ऑल्सो इन टाइम। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप थाना जाके अपना इशू बता सकते हैं। देर आर विमेन पुलिस स्टेशंस इन ईच जोन। एंड दूसरा साइड अगर मैं बताऊं तो अनोनिमस कंप्लेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि फिर वी आर अनेबल टू चेक कि ये मैलिशियस इंटेंशन से तो नहीं दी जा रही। क्योंकि देखिए, विक्टिम तो वो भी होता है जिसके अगेंस्ट एक गलत कंप्लेंट आ जाए। बिल्कुल। तो ये वाला सिस्टम, जब अनोनिमस कंप्लेंट से हम एक्शन लेते थे तब हमें समझ में आया कि ये भी लोग मिसयूज कर रहे हैं अनोनिमिटी। इस चीज़ का गलत लोग गलत किसी पे एलिगेशन लगाने में उनके लिए भी हार्मफुल है। बट डेफिनेटली
मैं हमारे इनिशिएटिव्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स अब हैं हमारे फोर्स में. देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल ऑफिसर्स, फीमेल पोस्टेड इन महिला थाना. तो अगर वो जाना चाहें, अपनी समस्या बताना चाहें, जा सकते हैं. मैंने पर्सनली भी यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, उनके बाहर भी फीमेल्स और राइडर्स प्रेजेंट रहते हैं, ताकि पीसीआरस खड़ी होती हैं. तो वो जाके उनको बता सकते हैं अगर उनके साथ ईव टीजिंग या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है. प्लीज़ आप रिपोर्ट करो. और मैं पेरेंट्स को भी यही करूँगी कि आपको भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को टू रिपोर्ट क्राइम, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्यूटी टू आवर ओन सेल्फ, टू आवर सेल्फ एस्टीम, कि हमें अच्छा नहीं लगता हमारे साथ कुछ हो जाए, हम कुछ करें नहीं, एक इनजस्टिस लगता है. सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्ट ऑन इट. एंड ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी. हो सकता है आप नियरली मिस कर गए हो कोई क्रिमिनल आपके साथ कोई चीज़ होते हुए, तो बाकी सबके भी उस चीज़ से बच सकते हैं. और रहा पुलिस से जो एक डर है उसकी बात, तो अब आई एम थिंकिंग इट्स अ लिटिल बेटर एंड आई होप इट विल गेट बेटर, कीप गेटिंग बेटर. जी बिल्कुल. अब बहुत सारी बातें हमने आपसे क्राइम की कर ली हैं, शहर को ठीक करने की कर ली हैं. अब बच्चों के करियर के बारे में, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज. उनका सपना होता है कि एटलीस्ट हम देश की सेवा इस तरीके से कर सकें. क्या तरीका होता है, क्योंकि आप एक अच्छी स्टूडेंट रही स्कूल में, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए 10th और 12th में, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करी बिट्स पिलानी से, और उसके बाद साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी, आप मास्टर्स भी करी आपने. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक ट्रैक आपका शुरू से ही था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, या फिर बाद में फील हुआ कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ये भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, या गाइडेंस मिली, क्या? देखिए, मैं पहले आपको अपना पर्सनल जर्नी बताती हूँ. मैंने 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग करी. दैट पॉइंट इन टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज देना है. जी. मैंने एक 6 मंथ्स, आई ऑल्सो वर्कड फॉर 6 मंथ्स इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक, एंड वो मुझे बहुत अपील नहीं किया. एंड काफ़ी टाइम से मेरे को रीडिंग का काफ़ी शौक था, तो द मोर बुक्स आई वुड रीड अबाउट आ हिस्ट्री या इंडिया, मुझे लगता था कि ये भी एक फील्ड है जहाँ पे हम कुछ सब्सटैंटिव वर्क कर सकते हैं जिससे हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिले. तो फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ के ये सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी. एंड फॉर्चुनेटली मेरा पहले इनकम टैक्स, IRS इनकम टैक्स में हो गया 2017 में, और 2019 में IPS में. ये तो मेरी पर्सनल जर्नी रही है. सबकी अपनी अलग जर्नी होती है. कुछ लोगों को बचपन से अपनी कॉलिंग पता होती है कि यही करना है, UPSC करना है. कुछ लोगों को बाद में पता लगता है. इट डज नॉट मैटर, जब भी अगर आपको ये करना है. बट स्टिल एक चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रेस करूँगी कि आपको अपने ग्रेजुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. कि आप UPSC देने के लिए आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि आप पढ़ाई कॉलेज में ना पढ़ाई करो, या मुझे काफ़ी लोगों ने कई बार पूछा, हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लें जहाँ जाना ना पड़े, क्लासेस साथ साथ तैयारी करते रहें. तो मुझे, इन माय पर्सनल ओपिनियन, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. कॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ से जो चीज़ सीख के निकलेंगे, भले आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें, उससे भी आपकी एक मतलब उससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बनती है, एक लर्निंग बनती है टू बी वेरी प्रैक्टिकल. सिविल सर्विसेज काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम है. Absolutely. और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आई हैड अ लॉट ऑफ लक ऑन माई साइड. एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. इतने सारे बच्चे हैं कंट्री में जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. मेरे जितनी ही पढ़ाई काफ़ी लोगों ने भी की होगी, बट बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व है. जी. सो यू कैन नॉट जस्ट थ्रो ऑल ऑफ इट together. I feel a lot of people do not agree with me, but I feel that you should do your graduation properly. Give due respect to that degree, और आप उसको you should earn that degree. और उसके बाद टाइम है. अब तो आप एक ग्रेजुएशन कर लें, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें, तो उसके बाद भी you can give your 5 attempts if you want, or however many you want. तो उसमें कोई इशू नहीं है. फिर आप उसकी तैयारी करें. And for preparation, मतलब one of the biggest things I keep saying, and it goes back to our earlier discussion,
कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो पर्सनली मैंने 3 साल जो मेरा मतलब दोनों अटेम्प्ट्स और प्रिपरेशन मिला के 3 साल मैंने सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैं थी एंड टू टॉक टू माई पेरेंट्स। आई रिमेंबर एक फ़ोन लॉक ऐप है, सो आई यूज्ड टू लॉक माई फ़ोन फॉर 12 आवर्स सो दैट आई डोंट लुक एट इट। मैं मतलब कहीं नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स वो वर्किंग, कोई इंडिया में, कोई इंडिया के बाहर। तो मुझे ये था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करूंगी तो मैं यही सोचते रह जाऊंगी कि बाकी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैं और क्यों मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। बैठ के एक रूम में पढ़ रही हूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ समथिंग आई फाइंड इन कॉमन विद एवरीवन जो अब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें, कि उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शंस लिमिट कर लिए, क्योंकि ना वो सोशल लाइफ के साथ साथ देने वाला तो थोड़ा ये एग्जाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एब्सोल्युटली। and matlab I'm saying that more hard work than IQ in that sense, because the syllabus is so vast absolutely, that if you think you are smart enough to do it without hard work, it is going to be quite disappointing. बिल्कुल। या आपको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे ऐसे ही हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होता है। मुझे मुश्किल लगता है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 12th में या 10th में 95 प्लस मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आपकी अच्छी आई है, ग्रेजुएशन भी आपने बहुत अच्छे मार्क्स से करी है, और फिर आपको लग रहा है अरे हम तो आईएएस बन ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आईएएस वो भी बन सकता है जो 67% लाया हो, क्योंकि वो फिर उसकी तैयारी अपने तरीके से करता है, मेहनत से करता है। और जैसा हिमाद्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया 3 साल के लिए बंद किया था, तो एक्चुअली में सोशल मीडिया बंद करने से आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको अखबार के थ्रू पढ़ना होता है सुबह सुबह उठ के। द हिंदू काफ़ी फेमस है इसके लिए, जिसको आप सुबह उठते ही देखें, और देखने के बाद आपको पढ़ना होता है उसको अच्छे से 1 घंटा लगाकर, 1.5 घंटा लगाकर, उसके बाद आप बाकी चीज़ों का टाइम टेबल बना के चलते हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हिमाद्री जी, जब आपने ये तैयारी करी सिविल सर्विसेज की, तो कोचिंग लेने का कंसेप्ट, क्योंकि आजकल कोचिंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, दिल्ली फेमस है कोचिंग के लिए, और जैसा कि राजेंद्र नगर में बहुत सारे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बच्चे आते हैं पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर बहुत फीस देते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स आज की तारीख में जो फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत बदलाव भी आया है कि छोटे छोटे गाँव के बच्चे, छोटे छोटे शहरों के बच्चे बाहर निकल कर आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग लेना ऐसे फिजिकली ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अगर कोई दिल्ली एनसीआर का बच्चा है तो वो ज़रूर ले, या फिर सिर्फ आप ऐसी कोचिंग जो ऑनलाइन आपको मिल रही है उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो वैसे आई एम फ्रॉम देहरादून, बट आई डिड मूव टू दिल्ली फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, बट समहाउ मेरा टाइमिंग ऐसे हो गया दैट आई कुड नॉट जॉइन कोचिंग। ओके। आई जॉइंड अ कोचिंग, आई कुड नॉट अटेंड, क्योंकि मैं वो कोचिंग से पहले ही प्रीलिम्स दे दिया था, इस तरह से जो भी मतलब बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस मैंने जीएस की कोचिंग नहीं कर पाई। एंड समहाउ डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर आई डिसाइडेड टू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो उसमें भी मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रहा। सो आई थिंक विदाउट कोचिंग इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, और ऑनलाइन इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं एब्सोल्युटली कि आप 100%, अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर वो अफोर्डेबल चॉइसेस नहीं है, देखिए ऐसा है, कई लोगों का लाखों नहीं खर्च करके होता, कई लोगों का बिल्कुल अपने आप से घर पे बैठ के पढ़ के भी हो जाता है। बट वन थिंग थोड़ा सा ये था कि व्हाई वुड आई मूव अवे फ्रॉम होम, फिर वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा हेल्प करता है। पढ़ाई का एक माहौल चाहिए होता है घर पे, मतलब थोड़ा कंफर्ट होता है। देखिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में वो खुद को वो पिंच नहीं होता है। तो ना केवल वो डिफिकल्ट जगह है, वो मतलब घर इतने ऐसे हैं, एक एक रूम में सब रह रहे होते हैं, अपना कर रहे होते हैं, दैट प्लेस इज डिफिकल्ट। बट आप वहाँ पे बाहर जाते हो तो आपको दिखता है कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई बुक पे है, कोई बुक ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो दैट हेल्प मी। इफ इट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट हेल्प्स यू तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कितने लोग घर से कर रहे हैं। और कोचिंग का फ़ायदा ये है कि बिकॉज जैसे मैंने कहा सिलेबस इतना वास्ट है, तो मुझे ऐसा लगा अगर कोचिंग लेते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी पता लग जाता है कि क्या पढ़ना है। बट फॉर श्योर दैट कोचिंग इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब दैट इज़ नॉट द थिंग जिससे आपका क्लियर होने वाला है। मैक्सिमम वो थोड़ा एड कर देगा, बट 95% आपका खुद का एफर्ट है। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा तरीका बता देगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
बट पढ़ना आपको ही है, तो उसके लिए फोकस आपको करना होगा। और मुझे लगता बिल्कुल। है आजकल यूट्यूब पर इतनी वीडियोस हैं कि एब्सोल्युटली। अगर आप एंशंट हिस्ट्री को उठाते हैं और उसका एक टॉपिक अगर आप मौर्य डाल देते हैं, तो मौर्य डायनेस्टी के लिए इतनी वीडियोस आ जाती हैं कि आप उसको इजीली समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जी, बिल्कुल। वीडियोज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, रिटन रिसोर्सेज़ हैं, हम्म न्यूज़ मतलब इवन बट ये मैं कहूँगी न्यूज़ जैसे आपने कहा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना हम्म चाहिए। लोग न्यूज़ कंपाइलेशन पढ़ते हैं बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एब्सोल्युटली, न्यूज़पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। और एनसीईआरटी की किताबें जो आप बचपन में मिस कर जाते थे, जी, 6th क्लास ऑनवर्ड्स वाली, आपको लगता था सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए चाहिए, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी दोबारा से, वो एब्सोल्युटली। आपको समझनी पड़ेंगी, एक एक लाइन आप उसमें से मिस नहीं कर सकते, एक एक डायग्राम भी आप छोड़ नहीं सकते। सो बहुत सारी तैयारी चाहिए होती है, लेकिन तैयारी के बाद जो रिजल्ट आता है वो कमाल का होता है, बहुत खुशी देता है। अब हिमाद्री जी, जो आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली में अगर दो सिविल सर्वेंट्स एक साथ रह रहे हैं, मैं हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि हिमाद्री जी के जो बेटर हाफ हैं वो फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं, और वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं। सो ये घर में जो माहौल रहता है बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि इतनी सारी आप जो हैं वो आप पुलिस विभाग में हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 24 घंटे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं? जी। एक्चुअली फॉर्चुनेटली हम कॉलेज बैच में थे जी। मतलब कॉलेज सेम कॉलेज एक बैच आगे आयुष वाज फ्रॉम मी। तो आई फील दैट वैसे तो जोवियल ही रहता है घर पे, तो हम कोशिश करते हैं काम की बात ही नहीं करें, बट ऑब्वियसली दिन के इश्यूज होते हैं उसके बारे में एक दूसरे में जानते हैं, सो we discuss it sometimes, but also fortunately I have 2 children, 2 lovely children, तो उनके साथ whenever I go back home तो बिल्कुल भूल जाता है आदमी दिन कहाँ गया कैसा गया, and that becomes your whole thing. While challenges हैं, of course challenges हैं, time limited होता है, दोनों सर्विस में है, but personally बहुत understanding भी बढ़ जाती है, आप दूसरे इंसान के issues समझ सकते हैं, that I know कि if he's not able to come somewhere, I completely understand because half the time I'm not able to go somewhere. Yeah. तो हमारे वो वाले hassles कम रहते वो हैं एक कि दूसरे को समझते हैं हाँ, कि आपको। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, जब we don't have that, we try to support each other. थोड़ी बहुत तैयारी भी साथ में की थी, so we जी। understand that struggle. So all in all it just goes fine and not at all serious, बिल्कुल भी serious माहौल नहीं रहता. We try to, I have 2 children and 1 dog and all of us try to spend the evenings together and have a जी। good time. बिल्कुल। अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी चलते चलते कि क्या टिप्स देना चाहेंगी उन लोगों को जो आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो वाकई आप जब ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो आप कुछ बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। हम कमियां बहुत निकालते हैं कि इस सोसाइटी में ये ठीक नहीं हो रहा है या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसी मेकर एक्चुअली में आप तभी बनते हैं जब आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, या तो आप पॉलिटिशियन हो, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये एक रास्ता है एक आम इंसान के लिए देश को बदलने का। जी, डेफिनेटली मैं अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इस करियर की तरफ थोड़ा भी इंक्लाइंड हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आपको 3 पर्सपेक्टिव से बताऊंगी। सबसे पहला, क्या आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं? मैं इतना ज़्यादा फार-फेच्ड तो नहीं कहूँगी कि आप कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे जाके होता है। क्या आप लोगों की मदद कर सकते हैं? आप रोज़ एक-एक दिन इतने लोगों से मिलेंगे जो इतनी ज़्यादा मतलब इतने परेशान होंगे, उनकी कुछ आवश्यकताएँ होंगी। कई लोगों को शायद आप मदद ना कर पाओ, पर रोज़ आप जब ऑफ़िस जाओगे, आप ऐसे 10-15 लोग होंगे जिनकी लाइफ में आप कुछ बेटर कर सकते हो, जो आपके पास अपने सबसे दुखी और सबसे स्पेशली पुलिस में मैं देखती हूँ सबसे वल्नरेबल में आते हैं, एंड यू कैन हेल्प देम. सो देयर इज़ डेफिनेटली अ सैटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग सब्सटेंटिव दैट हेल्प्स पीपल, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है. सेकेंडली, अगर आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है जॉब सेटिस्फैक्शन, तो मतलब नॉट टू साउंड लाइक, बट वेरी ऑनेस्टली आपको इस एज पे जिस एज पे आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगे, जो एक्सपोजर मिलेगा, इट इज़ ट्रिमेंडस. वो मतलब आपको इतनी ज़्यादा वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट और जिस लेवल पे आप ज्वाइन करोगे, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. तो वो भी काफ़ी अच्छा
करियर पाथ रहता है. एंड द थर्ड थिंग आई वांट टू से इज दैट पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए, और फॉर द राइट रीजंस टू, एंड आई एम श्योर ऑल रीजंस आर राइट रीजंस इन दैट सेंस, बट आप उनको बताएं कि ये एक करियर है वेयर यू विल फाइंड जॉब सेटिस्फैक्शन. इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ करियर, एंड यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस एट द राइट प्लेसेस. और ओवरऑल मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन रेट सर्विसेज में काफ़ी रहता है. पीपल आर जनरली हैप्पी विद वेयर दे आर. So, but I would prefer if people did not chase it for the wrong reasons, like they want some power or some वो नहीं whatever. होना चाहिए. वो होगा तो होता तो वो भी है, but फिर भी मतलब that should, if that is not the motivation, I think it's better. जी बिल्कुल, यानी सेवा पहले पावर बाद में. अगर आप वो चीज़ लेके चलेंगे तो शायद सक्सेसफुल भी जल्दी होंगे और कुछ बदलाव ला पाएंगे आप सोसाइटी में. फुटबॉल बहुत अच्छा खेली है ये अपने कॉलेज में, और ये एक जवाब भी था जो इनके लिए इंटरव्यू में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था. चलते चलते बस ये भी बता दीजिए कि ये फुटबॉल का जो प्यार था आपका, इसने वाकई आपको, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें सिविल सर्विसेज का जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें ये बहुत बड़ी एक चीज़ साबित हुई थी कि एक लड़की फुटबॉल इतना ज़्यादा खेलती है और उसने अपने फॉर्म में भी फिल किया हुआ है. जी बिल्कुल. एक्चुअली मेरा इंटरव्यू वाज वन ऑफ द रीजंस आई मेड इट. तो मुझे जो सर थे मेरे पैनलिस्ट, वो ही वाज वेरी, एंड आई न्यू अबाउट हिम, वो काफ़ी मतलब ही वाज अ वेरी रिनाउंड पर्सन. और थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे इंस्टिगेट करने के लिए ही सेड कि लड़कियां थोड़ी फुटबॉल खेलती हैं. तो आई आंसर्ड इट फॉर हिम एंड वेरी प्लेजेंटली, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, आप थोड़े से फेमिनिस्ट टाइप के होते हो तो आप इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं. बिल्कुल. तो बट आई न्यू टू नॉट रिएक्ट बिकॉज आई ऑल्सो न्यू अबाउट हिम, एंड यू नो आपको इंटरव्यू में टेस्ट करेंगे. बिल्कुल. तो ही आस्क्ड मी हाउ कम. सो आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली, बचपन से काफ़ी कजिन्स वगैरह होते थे तो हम लोग साथ में फुटबॉल खेलते थे. नेचुरली आई वॉज बेटर एट फुटबॉल. तो आई वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज मैंने फुटबॉल लिखा था कि उसके बारे में टेक्निकल कुछ पूछ सकते हैं, इंडियन टीम के बारे में. तो आई आंसर दोज थिंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इट्स ऑलवेज बिन अ पैशन. मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. अब अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, बट एब्सोल्युटली लव द गेम. बिल्कुल. और पुलिस सर्विसेज में अगर आप फिट हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. जी जी. तो बहुत सारी बातें आज हमने जानी, शहर को खूबसूरत बनाना और क्राइम फ्री बनाने से लेकर अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे तैयारी करनी है, ये सब हमने जाना. फिलहाल हिमाद्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद है दोबारा कभी फिर बातचीत होगी और बहुत से और मुद्दों पर बातचीत होगी. हमारे इस प्रोग्राम सुरक्षा संवाद में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करके, और मुझे भी खुद भी कुछ इंसाइट्स मिले वो आपसे बात करते हुए. जी. तो बहुत सारी बात हमने आज सुरक्षा संवाद में की है. ज़्यादा अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना iOS और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और साथ ही किसी के साथ भी शेयर करना चाहें दुनिया भर में आप शेयर कर सकते हैं. हमारी यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम पर अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त.